हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चला था प्रोकैरियोटिक कोशिका की स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। उसमें हमने कोशिका आवरण में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर मिलता है, उसके अंदर कोशिका भित्ति और उसके अंदर कोशिका झिल्ली, यानी कि सबसे अंदर कोशिका झिल्ली मिलेगी, फिर उसके बाहर कोशिका भित्ति, फिर सबसे बाहर जो कोशिका आवरण मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। कोशिका भित्ति यानी कि संपुटिका बोलते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका भित्ति के बारे में बच्चों मैंने आपको यहाँ तक की चीज़ें कवर करवा दी थी। आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका हमारी चल रही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम आगे से पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में आज हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है और कोशिका झिल्ली को क्या किसके कार्य हैं और कैसे कैसे ये कोशिका में कार्य करती है और कैसे ये यानी कि कोशिका झिल्ली कैसे कैसे कोशिका में कार्य करेगी और कैसे कैसे ये कार्य को नियंत्रण करेगी, यानी कि क्या इसके कार्य हैं और क्या इसमें मिलेगा। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली में। तो कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम जीवद्रव्य झिल्ली बोलते हैं, जो एनसीईआरटी में है। एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगी। जो एनसीईआरटी में है सिर्फ उसे ही पढ़ाऊँगी। तो बच्चों अच्छे से पढ़ना से और इसके नोट्स बनाना। तो कोशिका झिल्ली जो है वो मोस्टली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि कोशिका झिल्ली यानी कि जीवद्रव्य झिल्ली होगी वो किससे मिलकर बनी है, प्रोटीन और लिपिड से, यानी कि लिपिड और प्रोटीन। लिपिड किससे मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड से, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि लिपिड मान लो, यानी कि लिपिड और प्रोटीन कितने परसेंट होंगे, 50% मान लो या 40% मान लो। अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत 10% या 5% या 15% का डिफरेंस है। तो लिपिड प्रोटीन की 50% मान लो, 50% या 40% इन्हें मिलकर लिपिड प्रोटीन को मिलकर बनी होती है कोशिका झिल्ली। तो लिपिड जो है वो फास्फोलिपिड है एक प्रकार का, यानी कि लिपिड किससे मिलकर बना है, फास्फोलिपिड से, और प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से। तो लिपिड यानी कि फास्फो का मीनिंग क्या होगा, यानी कि फास्फोडाइस्टर से मिलकर बनी होगी, यानी कि 2 चीज़ों से, फास्फो और लिपिड से मिलकर बनी होगी। और प्रोटीन यानी कि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, तो इन सब से ग्लाइकोप्रोटीन, तो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होगी प्रोटीन, ग्लाइकोजन से और प्रोटीन से। और ऐसे ही लिपिड फास्फो से और लिपिड से मिलकर बनी होगी। तो हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली यानी कि जो जीवद्रव्य झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, यानी कि स्ट्रक्चर की, इसकी कोशिका झिल्ली जो इसकी संरचना होगी वो कैसी होगी, यानी कि कोशिका झिल्ली की संरचना ऐसी होगी, ऐसी 2 स्तरों से मिलकर बनी होगी, यानी कि ऐसे मिलकर बनी होगी 2 स्तरों से। जो एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दे रखा है, अच्छे से दिया हुआ है। तो मैं यहाँ समझाने की कोशिश करती हूँ कैसे कैसे स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो जो कोशिका झिल्ली है वो एक स्तर इसकी यहाँ होगी ऊपर, यानी कि एक स्तर ये है इसके ऊपर और एक स्तर ये है नीचे। आपको 2 स्तर दिखाई दे रही होगी, एक स्तर ऊपर और एक स्तर नीचे। तो कितने स्तर से मिलकर बनी होगी, 2 स्तर से मिलकर बनी होगी कोशिका झिल्ली। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या मिलेगा। ये जो बड़े बड़े इसमें मिल रहे हैं तो ये क्या है, ये प्रोटीन है। तो इसमें अंदर क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे और बाहर भी प्रोटीन मिलेंगे, यानी कि किनारों पर भी प्रोटीन मिलेंगे, जैसे यहाँ है और यहाँ भी प्रोटीन है। तो किनारों पर प्रोटीन मिलेंगे और अंदर भी इसके क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। तो 2 स्तर मिलते हैं कोशिका झिल्ली में, और बाहर भी प्रोटीन मिलती है और अंदर भी किनारों पर अंदर भी प्रोटीन मिलेंगी इसमें प्रोटीन, और बाहर भी इसमें प्रोटीन मिलेगी किनारों पर। तो हमने इसका स्ट्रक्चर की बात करी कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली जो होगी ये हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका झिल्ली होगी वो कैसी होगी, चयनित पारगम्य होगी, यानी कि चयन करके जाने देगी।
यानी कि विलय और विलायक का चयन करके तब जाने देती है। तो इसकी कोशिका झिल्ली कैसी होगी? चयनित पारगम्य होगी। अब जो उसकी झिल्ली है यानी कि ये झिल्लियाँ चयनित पारगम्य, यानी कि एक चयनित पारगम्य होती है, एक अर्ध पारगम्य होती है, एक पारगम्य होती है। तो ये 4 प्रकार की झिल्लियाँ होती है। इनके बारे में मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ, आपको समझ में आएगा। चयनित, सबसे पहले हम पारगम्य की बात करते हैं कि पारगम्य यानी कि पैरम्बल। पैरम्बल क्या है? परमेबल बोलते हैं जिसे। और ये क्या है? पारगम्य। तो पारगम्य के यानी कि विलय और विलायक यानी कि दोनों को क्या करेंगे? स्थानांतरण करेंगे। यानी कि विलय और विलायक है क्या है और कैसे कैसे ये पारगम्य यानी कि पैरम्बल जो परमेबल होती है झिल्ली, ये कैसे जाने देती है? तो ये जो परमेबल होती है, तो जैसे विलायक यानी कि जल हो गया, विलायक की बात करें, विलायक यानी कि जल, और विलय यानी कि जो भी चीनी नमक इसमें हमने डाला वो क्या है? विलय है। तो यानी कि विलायक क्या हो गया? जल हो गया, ये जल है, और ये सोल्यूशन भी बोलते हैं, और चीनी हमने मिला इसमें, यानी कि ये क्या है? विलय है। और दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो ये दोनों, यानी कि अगर हम जल में चीनी घोल देंगे तो वो क्या बच जाएगा? विलयन। यानी कि घोल जो तैयार होगा वो क्या होगा? विलयन। तो अगर विलायक जल लिया और विलय यानी कि चीनी ली, तो दोनों को हमने मिलाया, तो ये क्या है? यानी कि दोनों का अगर मिश्रण हुआ तो इसमें से, यानी कि अगर हम बात करें जैसे कुछ का झिल्ली है, इसमें हमने विलायक लिया यानी कि जल लिया, और यानी कि पोटेशियम डाला यानी कि विलय है, और ऐसे ही ये झिल्ली यहाँ है, इधर भी इसके ऐसे ही विलायक है, और ऐसे ही इसमें विलय है सोडियम। तो जब हम बात करें तो कोशिका झिल्ली है, तो ये विलायक को भी जाने देगी यानी कि इधर से इधर, और जो विलय है इसे भी इधर से इधर जाने देगी, और जो विलायक है इसे इधर से जाने देगी, और विलय को भी इधर से इधर जाने देगी। यानी कि ये क्या करेगी? विलायक को भी जाने देगी झिल्ली के आर पार, और विलय को भी, दोनों को आने जाने देगी, इधर से भी और इधर से भी। तो झिल्ली के दोनों साइड में क्या होगा? विलय भी जाएगा और विलायक भी जाएगा। तो इस स्थिति को जो ये झिल्ली में मिलेगी, तो ये क्या कहलाएगी? पारगम्य यानी कि परमेबल। ऐसा क्या बोलेंगे हम? परमेबल यानी कि पारगम्य, यानी कि जो विलायक को और विलय को दोनों को जाने देगी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि विलय और विलायक दोनों का क्या करे? स्थानांतरण करे, तो उसे क्या कहेंगे हम? पारगम्य यानी कि परमेबल। तो अब हम बात करते हैं अपारगम्य की, यानी कि पारगम्य हमने पढ़ा, अब अपारगम्य झिल्ली क्या होगी? तो अपारगम्य की अगर हम बात करूँ, इसे बोलते हैं इम्पैरेबल यानी कि अपारगम्य। तो ये क्या होगी? ये विलय और विलायक दोनों को किसी को नहीं जाने देगी, यानी कि अपारगम्य का मतलब किसी को भी नहीं जाने देगी। जैसे यहाँ विलायक है और ये क्या है? विलय है, तो ये ना तो विलायक को जाने देगी और न विलय को जाने देगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, जैसे रबड़ होती है, जैसे टायर होती है ना, तो उनमें क्या होती है? रबड़ होती है, तो वो क्या करेंगे? ना तो विलय को जाने देंगे ना विलायक को जाने देगी। तो इम्पैरेबल बोलते हैं इसे, इम्पैरेबल। तो अपारगम्य हम इसे बोलेंगे जो ना विलय को जाने देगी और ना विलायक को जाने देगी, ना को जल को जाने देगी, ना किसी भी जो उसमें हम डालेंगे विलय उसे भी नहीं जाने देगी। जैसे एग्जाम्पल रबड़ का आवरण, और एक और बताया मैंने फॉइलर पेपर। तो ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दूसरी के, दो झिल्ली के मैंने बात बताई आपको, दो झिल्ली के बारे में बताया, एक पारगम्य एक अपारगम्य। एक होती है अर्धपारगम्य। तो अर्धपारगम्य का बताते हो, अर्धपारगम्य जो झिल्ली होगी वो कैसी होगी? तो अर्धपारगम्य का मतलब होगा सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल का मीनिंग यानी कि अर्धपारगम्य कैसी झिल्ली होगी? तो इसकी अगर हम बात करें तो ये विलायक का स्थानांतरण करती है, यानी कि विलायक को क्या करेगी? जाने देगी, यानी कि जल को जाने देगी सिर्फ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपोहन यंत्र, एक इसका एग्जाम्पल है अपोहन यंत्र। और सेलोफेन झिल्ली भी एक यही है। कैसी झिल्ली होती है सेलोफेन झिल्ली? ये कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है सेलोफेन झिल्ली। तो ये इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना। ये कैसी होती है? सेलोफेन झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है।
अब हमने अर्धपारगम्य के बारे में पढ़ा। ये क्या करेगी, सिर्फ विलायक का स्थानांतरण करेगी, विलायक को जाने देगी। अब बात करते हैं चयनित पारगम्य की। चयनित पारगम्य क्या करती है, चयनित पारगम्य यानी कि चयन करके जाने देगी, या तो विलय को या विलायक को, यानी कि विलय और विलायक दोनों में से एक को जाने देगी। तो निश्चित या तो विलय यानी कि विलायक को जाने देगी, यानी कि विलय को तो जाने देगी, यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि विलय को तो जाने देगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या जाएगा, जल भी जाएगा। तो विलय और विलायक के साथ क्या करेगा, स्थानांतरित करेगा, यानी कि विलय जो हम उसमें घोल डालेंगे, यानी कि चीनी या सोडियम पोटेशियम जो भी डालेंगे जल में, यानी कि विलायक में जो मिलाएंगे, तो विलय को तो जाने देगी, तो विलय जाएगा तो उसके साथ साथ जल को भी जाने देगी। तो इसे ही बोलते हैं कि चयन करके जाने देगी, जिसे बोलते हैं चयनित पारगम्य, यानी कि चयन करके किसी चीज़ का तब क्या करेगा, ट्रांसफ़र करे, किसी चीज़ को आगे जाने दे, तो इसे बोलेंगे क्या, चयनित पारगम्य। एग्जाम्पल के तौर पर ये सभी जीवों में मिलेगी, मोस्टली क्या मिलेगी, सभी जीवों में मिलेगी, जैसे कुत्ता, भैंस, गाय, जितने भी जीव है सभी में मिलेगी। प्रोकैरियोटिक से लेकर यूकैरियोटिक सभी कोशिकाओं में ये मिलेगी चयनित पारगम्य। जैसे मनुष्य होगा, मनुष्य से लेकर जीवों तक सभी जीवों में, मनुष्य जैसे हो गया, कुत्ता, भैंस, गाय, भेड़, जितने भी हैं, जैसे मोनेर जगत में जीवाणु आए थे, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका से सबसे बड़े जीव तक, जैसे हाथी सबसे बड़ा जीव, और सबसे छोटा जीव क्या थी, माइकोप्लाज्मा कोशिका। तो सभी में क्या मिलेगी, चयनित पारगम्य झिल्ली सभी में मिलेगी मोस्टली। तो सभी जीव में क्या मिलेगी, ये मिलेगी चयनित पारगम्य, छोटे से लेकर बड़े जीव तक, जैसे प्रोकैरियोटिक जीव से और यूकैरियोटिक जीव तक, जैसे जीवाणु से लेकर, जीवाणु सबसे छोटा जीव जैसे माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका से लेकर सबसे छोटे जीव तक, जैसे हाथी सबसे छोटा जीव कौन सा होगा, हाथी। तो उस सभी में क्या होगी, मिलेगी चयनित पारगम्य झिल्ली। अब बात करते हैं कि कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, यानी कि कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली है तो वो क्या करेगी, अंदर की तरफ अंतर्वलन सा बना लेती है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अंदर की तरफ क्या करेगी, अंतर्वलन सा बनाएगी, यानी कि अंतर्वलन क्या करेगी, कुछ घुमावदार झिल्ली बना लेती है। जो कोशिका झिल्ली है अंदर की तरफ घुमावदार, कुछ घुमावदार सी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मिसोसोम। इसका नाम मैंने बताया था मिसोसोम। तो ये मिसोसोम है, 3 प्रकार की मिलेगी, एक पटलिका, एक नलिका और एक पुट्टिका। तो 3 प्रकार की मिलेंगी, पुट्टिका, नलिका और पटलिका। 3 इनकी संरचना होगी, अलग अलग संरचना में मिलेंगी कोशिका झिल्ली, जिसको मैंने बताया मिसोसोम। तो मिसोसोम की अगर खोज की बात करें तो 1960 में फिजिस ने की थी, फिटिस जेम ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, फिटिस जेम्स 1960 में इसकी खोज की थी फिटिस जेम ने। तो इसका वैज्ञानिक कौन था, फिटिस जेम्स। तो इसने क्या की थी, इसकी खोज की थी। अब मिसोसोम जो होगा, मिसोसोम जैसे मैंने बताया 3 रूप में मिलेंगी इसकी संरचना, पुट्टिका, नलिका और पटलिका। तो ये जो मिसोसोम क्या कार्य करेगा, अब हम कार्य की बात कर लेते हैं कि मिसोसोम कार्य क्या करेगा। तो मिसोसोम जो कार्य करेगा, ये क्या कार्य करेगा, एक तो कोशिका विभाजन करवाएगा। जैसे ये यहाँ क्या है, एक ये पटलिका है और इधर से एक पटलिका आएगी, तो ये क्या होगी, आपस में जब ऐसे मिल जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों क्या हो जाएंगी, फ्यूज़ हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी दोनों। और जैसे ही जुड़ेंगी तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, ये कोशिका अलग हो जाएगी, ये कोशिका अलग हो जाएगी। जैसे ही दोनों पटलिका जुड़ेंगी, जुड़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जुड़ती जाएंगी, तो कोशिका क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एक कोशिका से क्या बनेगी, 2 कोशिका बनेंगी। तो इसे क्या बोला हमने, एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, यानी कि क्या होगा इसमें, कोशिका का, तो एक तरह का क्या हो गया है, कोशिका विभाजन। तो एक तरह का क्या हुआ, कोशिका विभाजन। तो हम कह सकते हैं कि मिसोसोम का कार्य क्या करेगा, मिसोसोम का कार्य जो होगा सबसे पहले क्या करेगा, कोशिका का विभाजन, यानी कि क्या करती है, ये कोशिका में विभाजन करवाती है। तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ बता कर दिखा रखा है, जिसमें 2 कोशिका यहाँ बन जाएंगी। तो यही मैंने यहाँ पटलिका से, जैसे ही 2 ये पटलिका होंगी, ये फ्यूज़ हो जाएंगी, तो यहाँ 2 कोशिका ये बनेंगी। यानी कि क्या कह सकते हैं कि एक तरह का क्या हुआ है, कोशिका विभाजन हुआ है, यानी कि एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई है। अब ये तो हो गया इसका पहला कार्य। अब मिसोसोम का दूसरा कार्य क्या होगा, ये क्या करती हैं, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इनमें क्या मिलता है, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि DNA। तो आनुवांशिक पदार्थ क्या करता है,
रेप्लिकेशन करता है, यानी कि अपनी जैसे क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, यानी कि अपनी जैसी कॉपी बनाएगा, नकल करेगा। यानी कि क्या कार्य करता है, प्रतिलिपिकरण करता है। प्रतिलिपिकरण का मीनिंग क्या है, यानी कि जैसे माता पिता के जो अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक गुण होंगे वो किस में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। यानी कि अपने पेरेंट्स के जो गुण होंगे यानी कि वो किस में जाएंगे, बच्चों में जाएंगे। तो ये किसके वजह से, अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ की वजह से जाते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ क्या करता है, अपनी जैसी कॉपी बनाता है। यानी कि जो पेरेंट्स में डीएनए होगा वो बच्चों में आया होगा, तो उसने क्या किया, डीएनए ने क्या की होगी, कॉपी बनाई होगी। यानी कि 2 कॉपी बनाई होगी, जो एक पेरेंट्स में और एक बच्चों में आई। ऐसे ही मदर से आई होगी, ऐसे ही अपनी मम्मी से, ऐसे ही अपने पापा से आई होगी। तो 2 कॉपी, यानी कि तो डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, प्रतिलिपिकरण हुआ। तो एक तरह का क्या हुआ, ये रेप्लिकेशन हुआ, प्रतिलिपिकरण हुआ। तो ये क्या करेगा, मिसोसोम का कार्य क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ मिलेगा तो डीएनए का क्या होगा, इसमें प्रतिलिपिकरण में सहायता करते हैं डीएनए की। तो मिसोसोम का कार्य क्या है, डीएनए के प्रतिलिपिकरण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो बी कार्य होगा इसका। और तीसरा कार्य क्या करेगा, श्वसन करेगा। यानी कि मिसोसोम क्या करती है, श्वसन करती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करेगी। श्वसन क्या होगा, एक तरह का श्वसन, यानी कि श्वसन होता है ऊर्जा मुक्त करना। और सांस लेना क्या होता है, जो सांस छोड़ना और सांस, यानी कि सांस छोड़ना और सांस लेने से संवादन बोलते हैं। और ये श्वसन है, जो ऊर्जा को क्या करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं। यानी कि ऊर्जा मुक्त होगी तो वो क्या होगा, श्वसन होगा। और संवादन में क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो श्वसन का यानी कि ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे मुक्त होगी ऊर्जा। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च हो रही है, कुछ भी हम कर रहे हैं, चल रहे फिर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है। जैसे हम घूमते हैं, फिरते हैं, खड़े होते हैं, तो जितना भी हम कार्य करते हैं वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा है। अगर हम ऊर्जा है तो हम कोई भी कार्य कर रहे हैं। अगर जो ऊर्जा नहीं होगी तो हम क्या हो जाएंगे, कोई भी कार्य हमसे नहीं होगा। तो किस कारण होगा, ऊर्जा के उत्पन्न होने से होगा, ऊर्जा मुक्त होने से होगा। तो ये ऊर्जा मुक्त कैसे होगी, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में कैसी होती है ऊर्जा, यूकैरियोटिक कोशिका में कैसी होगी, यूकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा का जो शक्तिग्रह है उसकी से कहा गया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। यानी कि जो यूकैरियोटिक में कोशिका मुक्त करती है वो करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन करेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे वो क्या करेंगे, मेसोसोम करेंगे। क्योंकि यहाँ इसमें तो कोई भी कोशिकांग नहीं मिलता, सिर्फ राइबोसोम मिलता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, राइबोसोम, सिर्फ राइबोसोम मिलेगा। तो इसमें जो श्वसन में यानी कि जो ऊर्जा उत्पन्न कराएगी तो वो कौन से क्या कराएगी, वो मेसोसोम कराएगी। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, तो यहाँ क्या कौन ऊर्जा मुक्त कराएगा, मेसोसोम। तो उसका कार्य क्या होगा एक और, कि श्वसन में क्या करती है, हेल्प करती है, यानी कि ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये यानी कि मेसोसोम है, इसके बहुत सारे कार्य हैं, यानी कि कार्य जो है इसके बहुत मेन है। तो ये हमने इसके कार्य देखे। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोसोम क्या होंगे, एक दूसरे के समवर्ती होंगे। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करेगा, ऊर्जा मुक्त कराने का यूकैरियोटिक कोशिका में, और सेम कार्य मेसोसोम कर रही है, ये भी क्या कर रही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऊर्जा मुक्त करा रही है। तो दोनों के कार्य क्या हो गए, सेम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया के भी और मेसोसोम के भी। लेकिन अगर हम रचना की बात करें तो रचना क्या होगी, इनकी अलग अलग होगी। जैसे मेसोसोम की रचना मैंने बताई, पट्टिका, पुतलिका और नलिका के रूप में मिलेगी, अलग अलग होगी। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा मिलेगा, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्या होगी, अलग, यानी कि संरचना तो होगी इनकी अलग अलग और कार्य होगा इनका सेम। तो इसे क्या बोलेंगे हम, समवर्ती। जिनकी संरचना अलग होगी, और कार्य क्या करेंगे, सेम करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, समवर्ती। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और मेसोसोम एक दूसरे के क्या है, समवर्ती है, यानी कि समान कार्य करते हैं, और संरचना क्या है, अलग अलग है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आई होप कि बच्चों मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आज मैंने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो रह रही थी कोशिका झिल्ली, उसके बारे में मैंने अच्छे से पढ़ा दिया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसकी झिल्ली कैसी होगी, चयनित पारगम्य होगी, ये मैंने पहले बताया था आपको। और ये
झिल्ली के बारे में बताया मैंने, कितनी प्रकार की झिल्ली मिलेंगी, अर्धपारगम्य, अपारगम्य, पारगम्य और चयनित पारगम्य। झिल्ली के बारे में बताया और कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करती हूँ मैं और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो ठीक है बच्चों, नमस्कार।